डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक गरीबी, पॉवर्टी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, सामान्य जनरल भाषा में हम कहते हैं जो व्यक्ति जो है अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है उसे हम गरीब कहते हैं। लेकिन आपकी जो है पढ़ने की लैंग्वेज में इसे अन्य लोगों ने या विशेषज्ञों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि गरीबी है क्या। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है या उसकी मूल आवश्यकताओं की जो पूर्ति नहीं हो पाती है जिस व्यक्ति की, उसे हम गरीबी की श्रेणी में रखते हैं। अब मूल आवश्यकताओं में क्या होती हैं, उसके जो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन मूल आवश्यकताएं हैं। जो व्यक्ति इन तीन मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है उसे हम गरीबी की श्रेणी में रखते हैं। तो सामान्य क्या कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन स्तर हमारा अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के जीवन स्तर में नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, गरीब। वो व्यक्ति गरीब कहलाता है कि जो व्यक्ति अपने न्यूनतम जीवन स्तर, जो एक न्यूनतम जीवन स्तर होता है, जो एक मूल आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे हम गरीबी की श्रेणी में रखते हैं। और जो व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है वो क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। तो गरीबी को दो रूपों में देखते हैं हम। पहला क्या है, निरपेक्ष गरीबी, और दूसरा सापेक्ष गरीबी। क्योंकि क्या हुआ कि गरीबी को हर लोगों ने अपने तरीके से स्पष्ट किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि जिनकी महत्वपूर्ण तीन आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पाती हैं वो गरीब हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि जिनके पास आय नहीं होती है वो गरीब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पास आय होती है लेकिन वो उपभोग नहीं कर पाते हैं वो गरीब। तो बहुत सारे असमंजस के चलते गरीबी को दो श्रेणी में रखा गया। तो गरीबी को स्पष्ट करने के लिए कि ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम गरीब कहें तो जिनका जीवन स्तर नीचे है उन्हें गरीब तो हम कहें, लेकिन जीवन स्तर को मापें हम किस चीज़ के लिए। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाया गया, जिसमें हमने दो तरह से गरीबी को मापने की बातें की है, या गरीबी को दो रूप से स्पष्ट करने की बातें हमने की। पहला क्या है हमारा, निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी क्या हुआ कि निरपेक्ष गरीबी आपकी ऐसी गरीबी को कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति के न्यूनतम जीवन स्तर को देखा जाता है, उपभोग व्यय स्तर को देखा जाता है, और जो व्यक्ति अपने न्यूनतम जीवन स्तर के लिए जो उपभोग व्यय होना चाहिए, उपभोग व्यय का मतलब है कि जो आप अपने जीवन को चलाने के लिए जो एक न्यूनतम आवश्यकता होती है उसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको गरीबी की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आपका निरपेक्ष गरीबी में क्या हो गया कि आपके जीवन स्तर को देखा गया। जीवन स्तर को देखने के साथ साथ उसमें ये चीज़ें भी देखी गई कि आप अपने न्यूनतम जीवन स्तर को बना पाने में कितने समर्थ हैं। अगर आप अपने न्यूनतम जीवन स्तर को मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं तो आप गरीबी की श्रेणी में नहीं आएंगे, और अगर आप अपनी मूल आवश्यकता न्यूनतम जीवन स्तर को बना पाने में सक्षम नहीं है तो आप गरीबी की श्रेणी में आओगे। तो और दूसरा हमारा क्या है, सापेक्ष गरीबी। दूसरा सापेक्ष गरीबी को हम जीवन स्तर से, उपभोग व्यय स्तर से नहीं देखते थे, उपभोग व्यय स्तर से नहीं देखते थे, इसे हम बल्कि इस रूप में देखते हैं कि गरीब क्या होता है कि हम देखेंगे कि इसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सापेक्ष गरीबी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम जीवन स्तर को देखते हैं और देखते हैं कि जो व्यक्ति जो है अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आ जाए। लेकिन सापेक्ष गरीबी में ऐसा नहीं होता है। सापेक्ष गरीबी में आपके न्यूनतम जीवन स्तर को ना देखकर आपके आय स्तर को देखा जाता है, और वो भी क्या की जाती है, आपके जीवन निर्वाह स्तर को देखा जाता है और उसकी तुलना की जाती है। दो लोगों की तुलना की जाती है कि आप उसके तुलना में कितने, जिसकी तुलना में ज़्यादा जो है अपनी आवश्यकता पूर्ति कर लेता है वो गरीबी की श्रेणी में नहीं आता, और जिसकी आवश्यकता किसी की तुलना में कम रहती है वो गरीबी की श्रेणी में आ जाता है। तो एक प्रकार से हम क्या करते हैं कि हम अपने भारत में क्या है कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे हमें न्यूनतम स्तर पर अगर गरीबी का पता लगाना है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का पता लगाना है, किसी देश विशेष में गरीबी का पता लगाना है, तो हम इसी निरपेक्ष गरीबी का इस्तेमाल करते हैं और इसी के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितने
गरीब हैं और हम अपने गांव का सर्वेक्षण करके पता करते हैं कि जो जिनकी मूल आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं, जिनका उपभोग स्तर बहुत निम्न है, वो हमारी निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कि वो गरीब कहलाते हैं। लेकिन सापेक्ष गरीबी में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक लिमिट रखी गई कि इसमें रखा गया कि आपके लिए इसके लिए एक लिमिटेशन बना दिया गया कि जैसे कि किसी व्यक्ति को आप आगे चल के पढ़ेंगे कि योजना आयोग ने जो है इसके लिए योजना आयोग ने कार्य किया और योजना आयोग ने एक लिमिट बनाया, एक हिसाब से एक आंकड़ा दिया, आकलन दिया और उन्होंने कहा कि जो इस आंकड़े को पार करता है वो इस गरीबी में के अंतर्गत आएगा, जो नहीं पार करता है वो नहीं। तो फिर क्या हुआ कि आंकड़ा दे दिया गया, आकलन लगाया गया कि जो भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में आपके हैं जो 2400 कैलोरी का प्रतिदिन कम उपभोग, 2400 कैलोरी से कम उपभोग कर रहे हैं प्रतिदिन, वो व्यक्ति आपके क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे। और शहरी क्षेत्र में जो 2100 कैलोरी प्रतिदिन कम 2100 कैलोरी से कम उपभोग कर रहे हैं वो गरीब कहलाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र और आपके शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग आंकड़े दिए गए और कहा गया कि जो जिनका उपभोग इस कैलोरी से कम है वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे। लेकिन सापेक्ष गरीबी में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं दी गई। सापेक्ष गरीबी तुलनात्मक की जाती है और ज़्यादातर आपके अपने देश में तुलना के लिए इसी निरपेक्ष गरीबी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं तो उसमें अगर हमें गरीबी का पता लगाना है तो ये गरीबी हमारी ये आकलन हमारे जो है कारीगर नहीं होते हैं, फिर हमें इसकी मदद लेनी पड़ती है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं फिर अब हमें दो बड़े बड़े देशों की तुलना करेंगे तो अगर हम ये देखेंगे कि किसका उपभोग स्तर कम है तो हम ये देखते हैं कि दो विकसित देश हैं और दोनों के उपभोग स्तर उच्च हैं, तो हम उसमें नहीं कह सकते कि कौन गरीब है कौन नहीं गरीब है, क्योंकि एक लिमिट में जो होना चाहिए एक निम्न जीवन स्तर, दोनों उस निम्न जीवन स्तर को प्राप्त कर चुके होते हैं। लेकिन तब भी हमें तुलना करनी रहती है कि हम दोनों लोगों में गरीबी को कैसे पता लगाएं कि दो देशों में कौन सा देश गरीब है। तो उसके लिए हम सापेक्ष गरीबी का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए सापेक्ष गरीबी का इस्तेमाल करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों के जीवन निर्वाह स्तर में तुलना की जाती है और जिसका जीवन निर्वाह स्तर ज़्यादा अच्छा होता है वो गरीब नहीं, और जिसका जीवन निर्वाह स्तर कम अच्छा होता है उसे गरीबी की श्रेणी में रखा जाए। जैसे अमेरिका और भारत की तुलना करेंगे तो हम देखेंगे ऐसा नहीं है कि भारत में जो है उपभोग व्यय बहुत कम है, उपभोग व्यय बहुत कम नहीं है, लेकिन अमेरिका की तुलना में यहाँ के उपभोग व्यय और वहाँ के उपभोग व्यय में बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए हम कहेंगे कि वहाँ की, और इसके लिए एक मूल आधार रखा गया राष्ट्रीय आय। ये राष्ट्रीय आय के आधार पर ही हम जो है सापेक्ष गरीबी का पता लगाते हैं। सापेक्ष गरीबी का पता लगाते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा होती है माना जाता है कि वो देश गरीब नहीं है, जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है माना जाता है कि वो देश गरीब है। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मदद की जाती है। तो आपके ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको कि निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। इसमें तुलनात्मक अध्ययन इंटरनेशनल लेवल पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें आय के आधार पर किया जाता है और इसमें क्या होता है अंतरिम प्रक्रिया है ये। इसको किसी देश के अंदर अगर गरीबी का पता लगाना है तो इसकी मदद से करते हैं। इसमें आय, जीवन स्तर, उपभोग व्यय स्तर को और जीवन स्तर को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है, उसी के आधार पर गरीबी का पता लगाते हैं। अब आपकी योजना आयोग ने एक परिभाषा दी है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को हम गरीब मान सकते हैं। योजना आयोग का जब जो गठन हुआ उसके बाद उन्होंने सर्वेक्षण किया कि गरीबी का, तो उन्होंने ये परिभाषा दी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं वो अगर 2100 कैलोरी से कम प्रतिदिन उपभोग कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र 2400 कैलोरी से कम और जो है शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम उपभोग कर रहे हैं तो वो व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आएंगे। तो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अपने अपने व्यू दिए, जिसमें सबसे पहले योजना आयोग ने ही एक जो है संस्था स्थापित की NSSO ने घरेलू, और इस संस्था ने घरेलू व्यय स्तर के आधार पर आकलन करके ये आंकड़े दिए कि जिस व्यक्ति का जो है
अगर वो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रह रहा है तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करना उसका उपभोग व्यय स्तर होना चाहिए, और जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है वो 2400 कैलोरी उसका उपभोग व्यय स्तर होना चाहिए। तो ये योजना आयोग का, तो ये आपकी जो है का आकलन था, और ये आपके पेपर में अक्सर पूछ रहे हैं कि योजना आयोग की परिभाषा दे देगा, कहेगा इसको किसने दिया, या योजना आयोग को जो है कितना योजना आयोग ने शहरी क्षेत्र में कितने कैलोरी को महत्व बताया है, ग्रामीण क्षेत्र में, ये आपके एक नंबर में आप पूछे जाते हैं। फिर दूसरा, लेकिन इसको उपभोग व्यय स्तर को जो है उतना महत्वपूर्ण तथ्य नहीं पाया गया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल में इससे के द्वारा जो है गरीबी को मापने में दिक्कत होने लगी, तो उसके चलते एक तेंदुलकर समिति आपकी आई सन 2005 में। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया और उन्होंने गरीब का सर्वेक्षण किया। उसके बाद सन 2009 में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उन्होंने बताया कि उन्होंने कैलोरी को महत्व न देकर आय को महत्व दिया, और आय के आधार पर गरीबी को मापना शुरू किया। और उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 673 रुपये मासिक के हिसाब से कम उपभोग व्यय करते हैं, और शहरी क्षेत्र में जो 860 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग से कम करते हैं, वो व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आएंगे। इस तरह से आपके में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए हुआ, तो गरीबी का आकलन करने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ, तो सन 2005 में। और इन्होंने पूछा जाता है कि तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो वो आपका है सन 2009 में। उसके बाद उन्होंने आकलन क्या लगाया, तो ग्रामीण क्षेत्र में 673 रुपये और शहरी क्षेत्र में